Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about the parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system को हमने देख लिया था. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें किस तरीके की गैंग्लियॉन्स मिलते हैं, गैंग्लिया मिलते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले वीडियो में गैंग्लियॉन क्या हुआ, नर्व क्या हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आते हैं. मैंने कहा था जहाँ पे न्यूरॉन्स आएगा मतलब हम पूरी सेल के बारे में बात कर रहे हैं. फिर न्यूरॉन्स कंसिस्ट करती हैं सेल बॉडीज़ का क्लस्टर. सेल बॉडीज़ अगर बहुत सारी झुंड में हो गई तो वो क्या कहलाएंगी, गैंग्लियॉन कहलाएगी. और अगर नर्व फाइबर्स बंडल्स में या कलेक्शन में मिलेंगे तो वो नर्व कहलाएंगे. और इन केस ऑफ सिंपैथेटिक और प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कहलाते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर. प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है, इसके बारे में मैंने बात की थी. जो पहले प्रेजेंट होगी, जो न्यूरॉन्स पहले प्रेजेंट होगी और सीएनएस के साथ अपना जो कनेक्टिवनेस है वो सीएनएस के साथ बनाती है. और सीएनएस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्टेम हो सकती है और स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है. इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन स्टेम से भी ओरिजिनेट होते हैं, आगे इसको देखेंगे. लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे वो स्पाइनल कॉर्ड थी. ये वाला जो जहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है वो प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन होगा. और उसके बाद जहाँ पे इस न्यूरॉन के नर्व फाइबर का टर्मिनल है वो दूसरे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ अपना क्या बनाएंगे, कनेक्टिवनेस बनाएंगे, साइनेप्स बनाएंगे. तो यहाँ पे भी बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में मिलेगी. ये वाली न्यूरॉन्स जो बाद में प्रेजेंट है और साइनेप्स किसके साथ बना रही है, पहली वाली के साथ, ये कहलाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. समझ में आ गया, प्री और पोस्ट. और उसके बाद ये इफेक्टर ऑर्गन तक अपने मैसेजेस को लेके जाएंगी. इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है. और यहाँ पे केवल एक गैंग्लियन न बन के पूरी एक चेन बनती है जिसे सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया कहते हैं. इसका डायग्राम भी हमने देख लिया था. पैरासिम्पैथेटिक के केस में किस तरीके का होता है अरेंजमेंट, ये भी देख लेते हैं. सबसे पहले इस चार्ट से हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये चार्ट क्या है, नर्वस सिस्टम का डिवीजन है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हम बात कर रहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि एक डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस पे अपना कंट्रोल करता है. अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो इसका दूसरा डिवीजन है. और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से किस तरीके से डिफरेंट है ये भी हम देखेंगे. अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की. इससे पहले भी हमने सिंपैथेटिक में भी इसी टाइप का कुछ अरेंजमेंट देखा था. पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियॉन्स और सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थी. प्री का मतलब है जो पहले प्रेजेंट है और पोस्ट का मतलब है जो उसके बाद है. इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ भी है और सिंपैथेटिक के केस में भी था. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इनका ओरिजिनेशन जो है, ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट है वो अलग है. और इनकी लेंथ, जो नर्व फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ये लेंथ में पैरासिम्पैथेटिक के केस में ज़्यादा लंबे होते हैं और सिंपैथेटिक के केस में छोटे से होते हैं. जैसे हमने देखा था सब एक ही लेंथ के थे और एक चेन टाइप का बना रहे थे गैंग्लियन का, वैसा यहाँ पे नहीं मिलता है. ये नर्व फाइबर्स काफ़ी लंबे होते हैं. और यहाँ पे जो ये जो साइनेप्स बनता है या जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का क्लस्टर बनता है, गैंग्लियन बनता है दूसरा वाला, ये जो गैंग्लिया बनता है, ये गैंग्लिया ऑर्गन्स के जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनके काफ़ी करीब बनता है, काफ़ी पास में. इसलिए यहाँ पे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. जैसे हमने सिंपैथेटिक के केस में देखा था, वहाँ पे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन भी प्रेजेंट है जो ऑर्गन और पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, ये जो चेन गैंग्लियन के बीच में प्रेजेंट होते थे. ऐसा यहाँ पे नहीं है. जैसे कोई ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन जैसे हार्ट है, तो हार्ट के काफ़ी करीब में ये गैंग्लियन बनेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर्स, और उसके बाद हार्ट में ये इनर्वेट होंगे. ठीक है, तो यही डिफरेंस है. एक तो डिफरेंस है ऑरिजिनेट जहाँ पे से होते हैं वो अलग है, और दूसरा इसके नर्व फाइबर्स जो होते हैं इसकी लेंथ लंबी होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स की. सिंपैथेटिक के केस में ये छोटे होते थे. तो वही सब है. Preganglionic neurons are the neurons which are collection of cell bodies and axons. दोनों को मिला के अगर हम बात करें, कंबाइनली अगर बात करें तो न्यूरॉन्स कहते हैं. सेल बॉडीज़ के क्लस्टर को गैंग्लियन और एक्सॉन्स या नर्व फाइबर के क्लस्टर को नर्व, या इस केस में हम क्या कह रहे हैं, नर्व फाइबर्स ही कह रहे हैं. प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स.
विच आर लोकेटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होते हैं। सिंपैथेटिक के केस में हमने केवल स्पाइनल कॉर्ड में देखा था, थोरैको लंबर रीजन, राइट। इसे इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला पोर्शन। सिंपैथेटिक के केस में यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही थी, इस केस में ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से ऑरिजिनेट होती हैं एंड दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS। लेकिन नर्व फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होंगे, ये बात याद रखना। केवल प्री गैंग्लियन जो है, प्री गैंग्लियन मतलब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। उसके बाद ब्रेन स्टेम मान लीजिए ये है और यहाँ पे सेल बॉडीज के क्लस्टर हैं, तो नर्व फाइबर्स जो होंगे वो PNS में आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होंगे। नर्व फाइबर्स जो होंगे काफ़ी लंबे नर्व फाइबर्स होते हैं इसके, तो प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है, ठीक है। वही है, इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, प्री गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो दो टाइप के न्यूरॉन, दो चीज़ें कंसिस्ट करती है, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो दोनों ही चीज़ों के अलग अलग नेम है, प्री गैंग्लियन यानी क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। प्री गैंग्लियन प्रेजेंट होता है इनसाइड द CNS, यानी कि यहाँ पे केस में क्या है, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो इनको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई कहा जाता है अगर हम CNS के अंदर क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो आप इन्हें न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, या यूजुअली इनको कहा जाता है प्री गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज प्लस एक्सॉन का ये कंबाइनेशन है, विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड साइनेप्सिस विद द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। In case of parasympathetic nervous system, preganglionic nerve fibers are long. It consists also two components, postganglion cluster of cell bodies, postganglionic nerve fibers collection of axon, जो किसमें साइनेप्स बनाएंगे फर्दर ऑर्गन के साथ, तब जाके वो ऑर्गन को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। या तो डिक्रीज करेंगे या तो इंक्रीज करेंगे एक्टिविटी, इसी तरीके का इनका इफेक्ट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किस तरीके से इफेक्ट करते हैं ये हम आगे देखेंगे, जब हम एनाटॉमिकल डिफरेंसेस और इफेक्ट फंक्शनल डिफरेंसेस इनके देखेंगे, तब दोनों में क्लियर हो जाएगा कि इनके फंक्शनल डिफरेंसेस क्या हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के बीच में। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और इसमें गैंग्लियन का अरेंजमेंट किस तरीके का है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने पहले भी डायग्राम देखा था। सिंपैथेटिक के केस में हमने ये वाला डायग्राम को इस डायग्राम से देखा था कि किस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के केस में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको पहली वाली जो न्यूरॉन का फाइबर है, नर्व फाइबर, ये छोटा दिख रहा होगा, इस केस में ये लंबा होता है। पैरासिम्पैथेटिक के केस में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लेंथ में बड़े होते हैं, लॉन्ग साइज के होते हैं, और जो छोटा वाला कौन सा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्ग थे, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत शॉर्ट होते हैं और ऑर्गन के काफ़ी करीब में मिलते हैं, मतलब जो गैंग्लियन बनेगा वो ऑर्गन के काफ़ी करीब में होगा जिस ऑर्गन पे इसने इफेक्ट डालना है, और उसके बाद इसके नर्व फाइबर ऑर्गन पे जाके साइनेप्स बनाएंगे और उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अरेंजमेंट हमने देख ली, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है और ये किस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से अलग है और इसके फंक्शन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैनियोसैक्रल डिवीजन, जैसे हमने इससे पहले सिंपैथेटिक के केस में देखा था, दैट इज कॉल्ड थोरैको लंबर डिवीजन, क्योंकि ये थोरैसिक एंड लंबर रीजन से ओरिजिनेट हो रही थी इसकी प्री गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज। और यहाँ पे इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्रैनियम, यहाँ पे क्रैनियो डाला हुआ है, मतलब ये रिलेटेड है ब्रेन से, और ब्रेन के भी किस पोर्शन से, ब्रेन स्टेम, जहाँ पे मेड्यूला, पॉन्स और सेरेबेलम होता है, वो वाले रीजन से ये ऑरिजिनेट होती हैं। साथ ही साथ सैक्रल रीजन से भी ये ऑरिजिनेट होती हैं, इसलिए इसको क्रैनियोसैक्रल डिवीजन कहा जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच न्यूट्रलाइजेस द चेंजेस ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्सेज देने के लिए स्ट्रेसफुल और
डेंजरस कंडीशन में क्विक रिस्पॉन्सेज फाइट और फ्लाइट मोड में हमको प्रिपेयर करने के लिए काम करता है। या तो हमको फाइट करनी पड़ेगी या तो वहाँ से भाग जाना पड़ेगा। दोनों में ही एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी में हो जाते हैं। ये चेंजेस को वापस से न्यूट्रलाइज करके रिलैक्स वाली कंडीशन में लाना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो हम उसी कंडीशन में रहेंगे, हाफते रहेंगे बार बार, हार्ट रेट इंक्रीज ही रहेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये चीज़ें वापस से कंट्रोल नॉर्मल कंडीशन में लाना ज़रूरी है। तो नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करता है। ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करता है, या हम इन्हें कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। इट एक्टिवेट आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। नॉर्मल कंडीशन में जो सिस्टम काम कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। क्योंकि जैसे हम रेस्टिंग वाली कंडीशन में है, तो इसमें जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, इन पे कौन कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और फिर ये वापस से एक्टिवेट कब होता है, जब एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी चलती है, उसके बाद जैसे ही डेंजरस और स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हुई तो वापस से रिलैक्स कंडीशन में लाने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ती है, जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम रिलैक्स कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन काम कर रहा है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स जैसे हमने पहले देखा था, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब क्विक रिस्पॉन्सेज की ज़रूरत थी। यहाँ पे रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज देने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। रेस्टिंग कंडीशन में जो हार्ट रेट चल रही है, रेस्टिंग कंडीशन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो काम कर रही है, बाकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, अदर जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन में जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से कर रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री या अपोजिट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको प्रिपेयर करता है क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए और ये हमको वापस से रेस्ट कंडीशन में लेके आता है। तो इसके अपोजिट भी है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी है। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये वाला जो गैंग्लिया है ये सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया है, जो हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में होता है, और ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स को एक साथ ही कंट्रोल कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो न्यूरॉन्स होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनके नर्व फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये जो सेल बॉडीज़ भी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो एक नर्व फाइबर है जो वो काफ़ी सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाता है, ताकि एक साथ हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ काफ़ी सारी एक्टिविटी को बॉडी की कंट्रोल कर सके। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। जो एक गैंग्लियन है वो लगभग 3 या 4 या 2 से 3, ये सही है, 2 से 3 तक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनके साथ साइनेप्स बनाता है, और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी, इसके इफेक्ट काफ़ी लिमिटेड होते हैं। आप देख सकते हैं मिड ब्रेन और मेड्यूला वाला जो रीजन है ये ब्रेन स्टेम कहलाता है, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँच रहे हैं। इसके प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर काफ़ी लंबे हैं और पोस्ट वाले ऑर्गन के काफ़ी करीब दिख रहे होंगे, और सैक्रल रीजन से भी ये ऑरिजिनेट होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू केवल इतना देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन बताया गया है, जो यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं और सिंपैथेटिक गैंग्लिया बनाते हैं, ट्रंक गैंग्लिया बनाते हैं। इसके जो नर्व फाइबर्स हैं न्यूरॉन्स के प्री गैंग्लियन के, वो काफ़ी छोटे हैं और पोस्ट वाले काफ़ी लंबे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्लस्टर टाइप का दिख रहा होगा, ये सारे मिल के एक और क्लस्टर बना रहे हैं और उसके बाद जाके ऑर्गन पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले भी बन रहा है, ये जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया के बाद फिर से क्लस्टर बन रहा है, फिर से ये आपस में मिल रहे हैं, तो यही कहलाता है प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। तो यहाँ पे 2 थे, पैरावर्टिब्रल एंड प्री वर्टिब्रल। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा कोई भी प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया नहीं बनता है, नर्व फाइबर ही काफ़ी लंबा है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, जैसे हमने सिंपैथेटिक गैंग्लिया के केस में देखा था, 2 टाइप के थे। ट्रंक गैंग्लिया थे जिसमें प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इंक्लूडेड थे, उसके अलावा भी प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी यहाँ पे प्रेजेंट था।
प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, इसके बाद बनता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो ट्रंक गैंग्लिया है और ऑर्गन के बीच में। ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे सीधे सीधे ऑरिजिनेट होते हैं, नर्व फाइबर्स ऑरिजिनेट होते हैं, नर्व फाइबर पहले वाले के फिर साइनेप्स बनाएंगे और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन के काफ़ी पास में पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन मिलते हैं। द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स of parasympathetic nervous system are originates from brainstem and sacral region of spinal cord। जो प्री वाले हैं उसके जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, मेनली सेल बॉडीज ही ओरिजिनेट होती हैं। तो सेल बॉडीज सीएनएस के अंदर होती है, नर्व फाइबर सीएनएस के बाहर होते हैं। तो सीएनएस के अंदर भी कहाँ पे है, ब्रेन स्टेम में जो सेल का क्लस्टर होगा, न्यूक्लियाई इन्हें कहते हैं। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक आप प्री गैंग्लियन भी कह सकते हो। सैक्रल रीजन में भी, यहाँ पे भी जो लेटरल सेल कॉलम होगा, आई मीन लेटरल हॉर्न होगा स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे हॉर्न टाइप के बनते हैं, एस शेप्ड बनता है। तो जो लेटरल वाला है यहाँ पे जो सेल बॉडीज हैं वो क्या बना रही है, गैंग्लियन बना रही है, प्री गैंग्लियन। पैरासिम्पैथेटिक के केस में भी और सिंपैथेटिक के केस में भी। पैरासिम्पैथेटिक के केस में केवल सैक्रल रीजन से ये निकल रहे हैं और सिंपैथेटिक के केस में थोरैसिक, लंबर, इन दोनों रीजन से निकलते हैं। The preganglion are located in nuclei of the brain stem or in the lateral horn gray matter of the spinal cord। वैसे ही है, न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई में प्री गैंग्लियन होंगे और सैक्रल रीजन में भी लेटरल हॉर्न जो ग्रे मैटर है वहां से ये निकलेंगे। यहाँ पे 4 cranial nerves are associated with the parasympathetic preganglionic nerve fiber। ब्रेन स्टेम से निकलने वाली 4 cranial nerves भी इनके साथ एसोसिएट होती हैं। जो ब्रेन स्टेम से निकल रही पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं उनके साथ एसोसिएट होगी। मतलब सेल बॉडीज, जैसे ये आप स्टेम मान लीजिए, सेल बॉडीज इसके अंदर होगी और इसके बाहर नर्व फाइबर्स भी तो निकल रहे होंगे सेल बॉडीज के। तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये किसके साथ एसोसिएट होते हैं, 4 क्रैनियल नर्व्स के साथ। केवल हम ब्रेन स्टेम वाले की बात करें, सैक्रल वाले की नहीं, सैक्रल से भी अलग निकलते हैं फिर। तो वो 4 क्रैनियल नर्व्स कौन सी है, एक थर्ड है अक्यूलोमोटर, फोर्थ है फेशियल, सॉरी थर्ड वाली 7th, 9th एंड 10th। जो क्रैनियल नर्व्स होती है, क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर हैं। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉसल। ये 12 टाइप की हमने क्रैनियल नर्व्स देखी थी। क्रैनियल नर्व्स में से भी जो 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो एसोसिएट होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के साथ, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के साथ। ठीक है, तो इन्हीं के साथ एसोसिएट होकर ही निकलती है। और जैसे हमने सिंपैथेटिक के केस में देखा था तो वो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड से जो ओरिजिनेट होने वाली नर्व है इन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व। इन्हीं के साथ आगे बढ़ते थे, इन्हीं के साथ एसोसिएट होकर आगे बढ़ते थे। ऐसे ही इसके केस में भी है, यहाँ पे एक क्रैनियल नर्व्स के साथ एसोसिएट है। और ऑफ कोर्स सैक्रल रीजन से जो निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व, जो सैक्रल रीजन से स्पाइनल नर्व निकलेगी उन्हीं के साथ एसोसिएट होंगे। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर यानी कि एक्सॉन, देन साइनेप्सिस विद फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज विच आर लोकेटेड नियर द इफेक्टर ऑर्गन, मसल और ग्लैंड। उसके बाद जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स यानी कि जो एक्सॉन है ये साइनेप्स बनाएंगे फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बॉडी सेल बॉडीज के साथ। साइनेप्स यहाँ पे बनता है, हमको पता है ब्रेन स्टेम से, अगर ये मान लीजिए ब्रेन स्टेम से ये अगर निकल गई, यहाँ पे सेल बॉडीज के क्लस्टर हैं और ब्रेन स्टेम से अगर ये निकल गई, निकलने के बाद फिर से ये साइनेप्स बनाएंगी पोस्ट गैंग्लियन के साथ। पोस्ट गैंग्लियन मतलब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये 2 से 3 होते हैं इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के केस में ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि वाइड इफेक्ट डालना है हमको सारे ऑर्गन्स पे, क्विक रिस्पॉन्स देने हैं इसलिए। तो यहाँ पे ये फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स के साथ वो बनाती है, साइनेप्स बनाती है और ये आपस में मिलके ये साइनेप्स क्या कहलाता है, फिर पोस्ट गैंग्लियन कहलाता है। और इसके बाद इसके नर्व फाइबर्स ऑर्गन तक जाते हैं और वहाँ पे साइनेप्स बना के इन्फॉर्मेशन को ऑर्गन्स को देते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया ऑरिजिन का। इससे पहले हमने देखा था वो सारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स फाइबर्स थे वो कहाँ से ओरिजिनेट होते थे, स्पाइनल कॉर्ड से, थोरैसिक टू लंबर रीजन तक। यहाँ पे इसे क्रैनियोसैक्रल कहा गया है। इसका मतलब ये ब्रेन से, मेनली ब्रेन स्टेम मेडुला वाले रीजन से
और सैक्रल वाले रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। अभी हमने देखा 4 क्रेनियल नर्व्स के साथ इनके नर्व फाइबर्स भी आते हैं। नर्व फाइबर्स इज द प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑर्गन के बहुत पास में होंगे, ये वाले, और ये प्री पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ पे से हो रहे हैं? मेडुला रीजन का जो ग्रे मैटर है वहाँ पे काफ़ी सारी सेल बॉडीज़ का कलेक्शन होगा, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और सैक्रल रीजन से ये दूसरी वाली जो दूसरा है वो सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं। कुछ नर्व्स सैक्रल रीजन से और कुछ नर्व, कुछ प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स क्रैनियम के ब्रेन स्टेम वाले मेड्यूला वाले रीजन से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रीजन हैं, और पहले हमने देखा था थोरैसिक टू लंबर सिंपैथेटिक के केस में, और पैरासिम्पैथेटिक के केस में ब्रेन स्टेम और सैक्रल रीजन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होके फिर अपने इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंसेस देखेंगे, किस तरीके से ये एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।